जैसा आपने बताया था कि मल्टीपल हार्नियाज भी होते हैं। जी हाँ। तो मल्टीपल हार्नियाज पर एक सिंगल मैश लगती है, अलग अलग करके मैश लगानी पड़ती है? देखिए डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। अच्छा सर, जैसे किसी ने ऑपरेट करा लिया, मैश भी लग गया, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उस मैश उस पर्टिकुलर जगह से दोबारा हार्निया होने की पॉसिबिलिटीज है? वो ऑलमोस्ट रिकरेंस। कोई पेशेंट कितनी बार तक अपनी ये सर्जरी करा सकता है? देखिए आइडियली अगर सर्जरी के बाद अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर्जरी के बाद जैसे कि सर्जरी हो गई तो आपने ये कुछ प्रिकॉशन बताए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिम वगैरह जाते हैं जी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिम के अलावा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो क्या ये रिकमेंडेड है या इनको अवॉइड करना चाहिए? देखिए सर्जरी के बाद किसी अच्छा, जैसे मतलब एक मेरा जस्ट अभी दिमाग में आया कि एक हार्निया की सर्जरी में नॉर्मली कितने स्टिचेस आ जाते हैं? देखिए अच्छा सर, अपने पास ना कुछ पेशेंट्स की स्पेशल कैटेगरी होती है, जैसे कि शुगर पेशेंट्स या हार्ट पेशेंट्स की बात करें, तो ये जो शुगर पेशेंट्स होते हैं और हार्ट पेशेंट होते हैं, इनके लिए जो हार्निया की सर्जरी होती है उसमें क्या इफेक्ट्स आते हैं? देखिए शुगर के पेशेंट्स में तो ये है कि अगर शुगर कंट्रोल्ड है। अच्छा सर, ये पैच पहनने का क्या फायदा होता है? देखिए हर्निया जैसा आपने बताया था कि मल्टीपल हार्नियाज भी होते हैं, जी हाँ। तो मल्टीपल हार्नियाज पर एक सिंगल मैश लगती है या अलग अलग करके मैश लगानी पड़ती है? देखिए डिपेंड्स ऑन द लोकेशन क्या है। Okay. अगर एक पेशेंट को इंग्वाइनल हर्निया है, जांग पे हर्निया है, एक पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, एक ऊपर की तरफ यहाँ पे, और एक पेशेंट को बीच में हर्निया है, तो तीनों लोकेशन अलग अलग जगह हैं। राइट। तो इतनी बड़ी पैच हम नहीं लगा सकते कि पेशेंट की आधी बॉडी कवर कर ले। तो या तो अगर लोकेशन थोड़ी दूर दूर है तो अलग अलग मैश लगाई जाती है। लोकेशन अगर पास है कि जैसे दोनों जांघों का हर्निया है तो उसमें एक सिंगल हम मैश बड़ी लेके उसको उसी अकॉर्डिंग कैनाल के अकॉर्डिंग काट के कट करके उसको शेप देके हम एक मैश में भी काम चला सकते हैं। अच्छा सर, जैसे किसी ने ऑपरेट करा लिया, मैश भी लग गया, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उस मैश उस पर्टिकुलर जगह से दोबारा हर्निया होने की पॉसिबिलिटीज है? देखिए अगर रिपेयर अच्छी हुई है और उसके बाद मैश लगी है तो ऑलमोस्ट रिकरेंस के चांस मैं बोलूंगा 5% से भी कम हो जाते हैं। ओके। बट अगर पेशेंट बहुत ज्यादा ही एक्सेसिव स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस कर रहा है, बहुत ज्यादा वजन उठा रहा है, ठीक है, और फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस पेशेंट ने फॉलो नहीं करे, टाइमली आके नहीं दिखाया है, तो हाँ हर्निया के रिकरेंस के चांसेस हो सकते हैं मैश लगाने के बावजूद भी। उस सेम लोकेशन पर? ओके, मतलब वो मैश तो वो टूट के वो भी जी हाँ डैमेज हो गया, जैसे ओरिजिनल उसकी लेयर। बिल्कुल। तो जैसे पेशेंट को ऑपरेट हो गया, मैश लगा दी, तो पेशेंट को बोला जाता है कि 2 महीने तक 3 महीने तक भारी वजन नहीं उठाना है, कुछ नहीं करना है। बट पेशेंट जो किसान वगैरह होते हैं, जो हमारे भाई मजदूर होते हैं, उनको ये होता है कि वो अगर किसानी नहीं करेंगे तो घर नहीं चल पाएगा, तो वो डे 5 से या डे 6 से ही वजन उठाना चालू कर देते हैं। उस केसेस में फिर हर्निया के रिकरेंस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके जी हाँ। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि मैश के बारे में हमने समझा कि मैश क्या होता है और कैसे। अब जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मल्टीपल सर्जरीज किसी की हो गई, तो एक बार मतलब कोई पेशेंट कितनी बार तक अपनी ये सर्जरी करा सकता है? देखिए आइडियली अगर हर्निया ऑपरेट हुआ है पेशेंट को तो उसको रिकरेंस नहीं होनी चाहिए जी। तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि कितनी बार तक करवा सकते हैं। अगर पेशेंट को रिकरेंस हो गई है तो इसका मतलब ये जो मैंने पहले बताया या तो पेशेंट ने फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करे अच्छे से, या फिर सर्जन के पार्ट पे थोड़ा बहुत कोई फॉल्ट रहा है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब सेकेंड टाइम सर्जरी हो तो वो ऐसे पक्की सर्जरी हो, ऐसे अच्छे से रिपेयर हो, डबल मैश ब्रेस्टिंग करके डबल मैश लगा के, कि थर्ड टाइम रिकरेंस ना हो। ओके। तो पेशेंट को वैसे तो आइडियली रिकरेंस नहीं होनी चाहिए हर्निया सर्जरी के बाद, बट अगर हो रही है तो सेकंड सर्जरी को इतना परफेक्ट करके होना चाहिए कि थर्ड रिकरेंस ना हो पेशेंट ना हो। ओके, राइट। मतलब बार बार अगर हमारी मैश लगाने का कुछ होता है तो उससे कुछ प्रॉब्लम होती है? बार बार देखिए अगर मैश लगेगी, क्योंकि क्या है कि मैश अगर उसी सेम जगह हर्निया रिकर हो रहा है तो मैश लगाने की जगह भी वही सेम है जी। आप जितनी बार भी मैश लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो एक तरीके से रिपीटेड सर्जरीज एक ट्रॉमा है मसल्स के लिए जी। या शीट पे जहाँ पे भी मैश लग रही है, राइट, तो लगातार बार बार मैश लगती रहेगी तो वो एरिया या तो हार्ड हो जाएगा बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा फ्राइबल हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। तो जितनी सक्सेसिव सर्जरीज होती रहेंगी वहाँ का मस्कुलेचर उतना कमजोर होता रहेगा। ओके। तो मैश को हमें उसी जगह लगाना है, और मस्कुलेचर कमजोर है तो मैश के रिकरेंस के चांसेस, हर्निया के रिकरेंस चांसेस दोबारा और हो जाएंगे। तो या तो मल्टीपल सर्जरीज पेशेंट को हो रही हैं तो अगली बार जब वो सर्जरी करवाने आए हर्निया की पहली बार, तो ऐसी सर्जरी हो कि दोबारा रिकरेंस ना हो, और रिकरेंस अगर हो गया है तो सेकंड टाइम ऐसी अच्छी रिपेयर हो कि थर्ड टाइम रिकरेंस ना हो। तो एक बार भी रिकरेंस होना नहीं चाहिए, बट हो गया है तो सेकंड टाइम परफेक्ट सर्जरी होनी चाहिए जी। अच्छा सर, सर्जरी के बाद अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति को क्या क्या ध्यान रखने चाहिए?
देखिए सर्जरी के बाद इमीडिएटली पोस्ट ऑप एक तो पेशेंट को खांसी नहीं आनी चाहिए जी। पेशेंट को लेटरिन करने में जोर नहीं लगाना चाहिए। आमतौर पे लोगों की आदत होती है कि सुबह 6 बजे जाके या 7 बजे जाके वॉशरूम में बैठ जाते हैं, चाहे मोशन आए चाहे ना आए। हर्निया के बाद स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट्स को जब भी मोशन लगे दिन में, चाहे सुबह 6 बजे चाहे दोपहर के 12 बजे, तभी मोशन करने जाए। ओके। बाथरूम में बैठे ना रहे, जोर ना लगाए कि मोशन आएगा आएगा, वो नहीं करना है। दूसरा, खांसी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कोई भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, हेवी वेट लिफ्टिंग 1 kg का इनफ है, उठा सकते हैं, बट कोई भरी हुई बकेट उठा ली, झुक के बेंडिंग वाले काम कर रहे हैं, नीचे उखड़ू बैठ के काम कर रहे हैं, वो सब अवॉइड करना चाहिए। वो सब और 2 व्हीलर्स कुछ टाइम के लिए अवॉइड करने चाहिए। 2 व्हीलर्स ड्राइव करने, 2 व्हीलर में बैठ सकते हैं, 2 व्हीलर्स पे बैठ सकते हैं, पीछे की तरफ बैठे, ड्राइविंग पोजीशन पे ना हो, पीछे की तरफ बैठे और एक तरफ पैर करके बैठे। इसलिए है क्योंकि इंग्वाइनल हर्निया की अगर सर्जरी होती है तो जो बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, उनमें हम पैरों को ऐसे करके बैठते हैं जी। तो दोनों साइड में यहाँ पे जोर आएगा जहाँ पे हर्निया की सर्जरी प्लस रोड पे कोई अगर धक्का, गड्ढा है या कुछ है और बाइक उस पर लैंड अप करी तो सूचर लाइन पे आपके जोर आएगा, तो वहाँ पेशेंट को दर्द हो सकता है। तो पेशेंट को 2 व्हीलर जनरली हम अवॉइड करते हैं 2 महीने तक, कि 4 व्हीलर से जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए, खुद ड्राइव करके 2 व्हीलर से ना जाए। अच्छा सर, जैसे कि सर्जरी हो गई तो आपने ये कुछ प्रिकॉशन बताए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिम वगैरह जाते हैं जी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिम के अलावा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो क्या ये रिकमेंडेड है या इनको अवॉइड करना चाहिए? देखिए सर्जरी के बाद किसी भी टाइप की एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस रिकमेंडेड नहीं है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। ओके, ठीक है। 3 महीने के बाद आप लाइट एक्सरसाइजेस हो गई, जैसे ट्रेडमिल पे वॉक करना हो गया या हल्का सा स्ट्रेचिंग वगैरह हो गया, आप कर सकते हैं। हेवी वेट लिफ्टिंग कम से कम मैं अपनी प्रैक्टिस में 4-5 महीने तक अवॉइड करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जो टांके हमने लगाए हैं, मैश लगाए हैं, उनको मजबूती आने में ही 90 दिन का समय लगता है। अच्छा, पूरा मजबूती आने में। तो 90 डेज इज अ मस्ट, यानी 3 महीने तो मस्ट है कि आप कोई भी भारी काम नहीं करना है। 4 महीने के बाद आप लाइट एक्सरसाइजेस से शुरू कर सकते हैं। 4-5 महीने निकल जाए, फिर आप अपने जिम वगैरह में जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस है उनको कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसा आपने बताया था कि कई बार आंतें काली पड़ जाती है तो वहां से वो कट करनी पड़ती हैं, तो जिन पेशेंट की आंतें कट करके हमने दोबारा उनको रिबॉन्ड किया है जी, तो उन वाले पेशेंट्स में फिर क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए वो बेसिकली हर्निया का एक कॉम्प्लिकेशन है, हर्निया सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन है कि पेशेंट ने अवॉइड किया, सर्जरी नहीं कराना, आंतें स्ट्रैंगुलेट हो गई, हमने रिसेक्शन एनास्टोमोसिस किया, यानी आंतें काली थी उनको हटा के आपस में जोड़ा, फिर हमने आगे प्रोसीड किया, तो वो एक हमारा मेजर लेप्रोटमी बन जाती है, एब्डोमिनल ऑपरेशन बन जाता है। जो हर्निया छोटी सर्जरी हो सकती थी वो बड़ी सर्जरी में कन्वर्ट हो गई। तो उसमें बेसिकली हम एब्डोमिनल सर्जरी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हैं कि पेट पे जोर नहीं आना चाहिए, कुछ टाइम तक हम मुंह से खाना पीना बंद रखते हैं, 2-3 दिन तक, फिर खाना स्टार्ट कराते हैं। ऑपरेशन के जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो पेशेंट को बेल्ट बनवाई जाती है जी, ताकि दोबारा से जब पेशेंट खांसेगा या पेट पे जोर लगाएगा तो दोबारा से टांकों पे जोर ना आए, हर्निया रिकरेंस ना हो। तो जो स्ट्रैंगुलेशन हर्निया की सर्जरी होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो उसमें पेशेंट को स्ट्रैंगुलेशन के हिसाब से ही एडवाइस किया जाता है कि ज्यादा जोर नहीं लगाना, बेल्ट बांध के रखनी है अगर पेट की तरफ हर्निया हुआ है तो, और खांसी नहीं आनी चाहिए। ये इसमें पेशेंट्स, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि खांसी नहीं आनी चाहिए। बट समटाइम ऐसा होता है कि जैसे विंटर सीजन चल रहा है, लोगों को जुकाम खांसी हो जाता है, उस केस में ये करना चाहिए कि जो भी पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया के पेशेंट्स हैं, जब तक आपके सूचर्स नहीं कटे हैं, जब तक टांगे और खांसी आ रही है, तो या तो आप दवा लें अगर बहुत ज्यादा खांसी है तो, नहीं तो छोटा सा अगर ठसका वगैरह आ रहा है तो मैं अपने प्रैक्टिस में रिकमेंड ये करता हूँ कि जो हाथ होता है, ये हथेली होती है, फिंगर्स होती हैं, तो जो हथेली वाला एरिया है इसको टांगों के ऊपर लगा लें। तो हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा खांसने पे इफेक्ट आएगा वो हमारा हाथ ले लेगा, टांगों पे जोर नहीं पड़ेगा। आप बिना हाथ के जोर के खांसेंगे तो टांगों पे जोर ज्यादा आएगा। आप खांसी आने पे हल्का सा टांगों पे दबाव डालेंगे तो टांगे खुलेंगे नहीं, सारा शॉक खांसी का हाथ एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एक तरीका है कि छोटी मोटी खांसी पे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, और ज्यादा ही क्रॉनिक कफ है, आए जा रहा है तो उसमें फिर पेशेंट को दवा चालू करना है खांसी। अच्छा सर, जैसे मतलब एक मेरा जस्ट अभी दिमाग में आया कि एक हर्निया की सर्जरी में नॉर्मली कितने स्टिचेस आ जाते हैं? देखिए हर्निया की सर्जरी में जो क्लोजर होता है, स्किन का क्लोजर होता है जी, वो 2 तरीके से होता है। या तो टांके ऊपर बाहर दिखते हैं या हम टांकों खुलने वाले लगाते हैं, मोनोक्रिल से लगाते हैं। ठीक है। जो यंग पेशेंट्स होते हैं, हमारा फंडा ये रहता है हर सर्जन का, जो यंग पेशेंट्स हैं, जो फीमेल पेशेंट्स हैं,
जो कॉस्मेटिकली कंसर्न पेशेंट्स हैं कि मेरे पेट पे चीरा ना दिखे या कम से कम दिखे, उनमें हम टाँके घुलने वाले लगाते हैं। या फिर जहाँ इन्फेक्टेड केसेस नहीं है, जहाँ पहले इन्फेक्शन नहीं हो रखा या ऐसा कुछ है, वहाँ घुलने वाले टाँके लगाते हैं। बट जहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं या फिर जो कहते हैं कि हमें टाँकों से गिनती से मतलब नहीं है, टाँके लगाओ, उनमें फिर हम दिखने वाले टाँके लगाते हैं। तो दोनों तरीके से टाँके लगते हैं। ज्यादातर दिखने वाले टाँके लगते हैं, बट घुलने वाले टाँके उनमें लगाया जाता है जो यंग पेशेंट्स होते हैं, फीमेल पेशेंट्स होते हैं, जो कॉस्मेटिकली कंसर्न्ड होते हैं कि टाँके हमारे ज्यादा ना दिखें, उनमें हम फिर अंदर ही अंदर टाँके लगाते हैं। उनको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अंदर ही अंदर अपने घुल जाते हैं। अच्छा सर, अपने पास ना कुछ पेशेंट्स की स्पेशल कैटेगरी होती है, जैसे कि शुगर पेशेंट्स या हार्ट पेशेंट्स की बात करें, तो ये जो शुगर पेशेंट्स होते हैं और हार्ट पेशेंट होते हैं, इनके लिए जो हर्निया की सर्जरी होती है उसमें क्या इम्पैक्ट्स आते हैं? देखिए, शुगर के पेशेंट्स में तो ये है कि अगर शुगर कंट्रोल्ड है तो हम हर्निया सर्जरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो शुगर पहले कंट्रोल कराई जाती है। क्योंकि हर्निया में क्या है कि एक हम मैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैश एक सिंथेटिक मटेरियल की बनी हुई है और वो बॉडी के लिए फॉरेन ऑब्जेक्ट है। सिंथेटिक मटेरियल आप अगर बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे और शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है तो वो इन्फेक्ट करेगी मैश को, उस पर एंटीबॉडीज आके अपना काम करेंगी, बॉडी को लगेगा कि कोई एक फॉरेन बॉडी मेरे अंदर आई है, तो वो उसको इन्फेक्ट करना चालू करेगी। अगर शुगर कंट्रोल में रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो शुगर कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैश इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो ये तो डायबिटिक्स में है। कार्डियक पेशेंट्स में ये है कि कोई भी कार्डियक सर्जरी हो, पेशेंट अगर ड्यूअल एंटीप्लेटलेट्स पर है, यानी पेशेंट खून पतला करने की दवा खा रहा है, तो 5 से 7 दिन पहले उनकी वो दवा बंद करनी पड़ती है। उसके बाद सर्जरी प्रोसीड जब हो जाती है, नेक्स्ट टाइम पेशेंट की दवा को रिज्यूम कर देते हैं। अच्छा, और जो पेशेंट्स इसके होते हैं, किडनी क्रोनिक डिसीज वाले होते हैं, उन पर कुछ इम्पैक्ट रहता है या नहीं? क्रॉनिक किडनी डिजीज का हर्निया सर्जरी में कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में किडनीज मैल फंक्शन होती हैं, उनका क्रिएटिन रेज करता है। हर्निया की जो सर्जरी है वो हम अगर ओपन अप्रोच से कर रहे हैं तो हमारा किडनी तक का एरिया कुछ कवर नहीं होता। हम पेरिटोनियम से बाहर रहते हैं जी, तो उसमें किडनीज में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पेशेंट का क्रिएटिन जरूर कंट्रोल में होना चाहिए। अगर सीकेडी के पेशेंट्स में क्रिएटिन कंट्रोल में नहीं है तो पेशेंट को फोलिस कैथेटर डाला जाता है ताकि पेशेंट का पेशाब आता रहे और पेशेंट को फिर ड्यू रिस्क एक्सप्लेन किया जाता है कि किडनी की परेशानी है, हम आपको ऑपरेट कर रहे हैं, बट हो सकता है कि घाव देर में भरे। क्योंकि किडनी की जो सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें प्रोटीन्स की बहुत कमी होती है। हाँ, तो प्रोटीन्स जब कम होगा बॉडी में तो हीलिंग पावर जो है मसल्स की और स्किन की वो बहुत कम हो जाएगी। तो जो वुंड हमारा 10 दिन में भरना होगा वो 20 दिन में जाके भरेगा। तो सीकेडी के पेशेंट्स को भी ड्यूअल काउंसलिंग बता दिया जाता है कि घाव भरने में टाइम लग सकता है, घाव में रिकरेंस हो सकती है और घाव में इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि उनकी एक तो इम्यूनिटी वीक होती है, प्रोटीन्स की कमी होती है, सॉल्ट्स की कमी होती है। तो उसके बाद भी पेशेंट अगर अग्री करता है फिर हम पेशेंट्स को हर्निया के लिए ऑपरेट करते हैं, सीकेडी पेशेंट्स। अच्छा, जैसे अभी हमने 3 टाइप के पेशेंट्स की बात करी, शुगर वाले, हार्ट वाले और किडनी वाले, क्या कोई और ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें हमें कुछ स्पेशल चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं? मतलब हर्निया के पेशेंट्स की मैं ऑब्वियसली आज तो हर्निया पे ही बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं देखिए, बीमारी से हर्निया का अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट पेशेंट्स हैं, सीकेडी पेशेंट्स हैं, इनमें सब चीज आपकी कंट्रोल में अगर हो, वैल्यूज कंट्रोल में हो, तो हर्निया सर्जरी करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। डायबिटिक्स के लिए शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए, हाइपरटेंसिव्स के लिए बीपी कंट्रोल में होना चाहिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए उनके अगर वो एंटीप्लेटलेट्स पर हैं तो उनके एंटीप्लेटलेट्स बंद होने चाहिए 7 दिन पहले, और सीकेडी के पेशेंट्स हैं तो उनका प्रोटीन्स काउंट थोड़ा अच्छा होना चाहिए। नहीं है तो पेशेंट को रिस्क एक्सप्लेन करते हैं अटेंडेंट्स को कि रिकरेंस हो सकती है, घाव भरने में टाइम लग सकता है, मैश में इन्फेक्शन भी हो सकता है। वो अगर काउंसल्ड हो जाते हैं, कंसेंट देते हैं, तो हम उनमें ऑपरेट के लिए प्रोसीड करते हैं। सर, 2 क्वेश्चंस और है मेरे पास। पहला क्वेश्चन तो ये कि जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लिवर में प्रॉब्लम होती है, लाइक कुछ को जॉइंटिस भी होता है, मतलब अगर किसी का लिवर कंप्रोमाइज्ड है तो उस केस में हमारे ऑपरेशन में क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए, मतलब पेशेंट के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये जानना चाहूंगा कि उसको हम क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, लिवर कॉम्प्रोमाइज तो बहुत एक जनरल टर्म है। मैं अगर एज अ मेडिकल फील्ड के हिसाब से बात करूं तो लिवर के कुछ एंजाइम्स होते हैं जी, जैसे बिलिरुबिन हो गया या SGOT SGPT हो गया, राइट। ये अगर रेस्ट हैं, व्हाटएवर द रीजन, तो हम ऑपरेट नहीं करते हैं। अच्छा, क्योंकि इनके रेस्ट होने में पेशेंट को ब्लीड होने के चांसेस होते हैं। चाहे कितनी भी ब्लडलेस सर्जरी करें, कितना ही अच्छा इंसिजन दें, कितना ही अच्छा हीमोस्टेसिस मेंटेन करें सर्जरी के टाइम पे, बट अगर बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है और आपने ऑपरेट किया है
तो पेशेंट को इंट्रा ऑप यानी ऑपरेशन के टाइम पे या पोस्ट ऑप ऑपरेशन के बाद भी सूचर लाइन से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। ओके। तो पेशेंट का पहले बिलिरुबिन और एंजाइम्स कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब चाहे वो बिलिरुबिन डायरेक्ट बढ़ा हो, इनडायरेक्ट बढ़ा हो या किसी भी रीजन से बढ़ा हो, पहले बिलिरुबिन नॉर्मल आना जरूरी है, तभी हम सर्जरी के लिए पोस्ट करते हैं। ओके। नॉर्मल हर्निया जो होता है वो कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं होती। बिलिरुबिन बढ़ा होना एक इमरजेंसी है, उसे पहले कंट्रोल करना चाहिए। अगर नॉर्मल हर्निया है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब स्ट्रैंगुलेट नहीं हो रखा है, सब कुछ ठीक है, तो हम पेशेंट को 1 हफ्ते तक भी वेट कर सकते हैं। तो पहले पेशेंट के लिवर सच में बिलिरुबिन और SGOT SGPT यानी लिवर के एंजाइम्स उनको नॉर्मल लेके आना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही रिपोर्ट्स हम रिपीट कराते हैं। इफ एवरीथिंग गोज फाइन, फिर हम पेशेंट को ऑपरेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। राइट। बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मतलब कि जॉइंटिस। हाँ, आप बोल सकते हैं बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मतलब जॉइंटिस। जी राइट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो था मेरा वो ये था कि अगर कोई एक पेशेंट जिसको सर्जरी करानी है, उसको कम से कम अपना हेमोग्लोबिन कितना मेंटेन करना चाहिए? देखिए, किसी भी सर्जरी के लिए मिनिमम 10 जरूरी है। मिनिमम 10? जी हाँ। 10 से नीचे अगर इमरजेंसी है, पेशेंट की लाइफ का सवाल है जी, और क्योंकि हर्निया इमरजेंसी नहीं होती, बट कुछ और सर्जिकल कंडीशन है जिनमें इमरजेंसी होती है, तो हम पेशेंट के क्रॉस मैच अरेंज कराते हैं, पेशेंट के ब्लड अरेंज कराते हैं, इंट्रा ऑफ पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, फिर हम सर्जरी करते हैं। ओके। हर्निया की सर्जरी की मैं बात करूं तो इट्स नॉर्मल हर्निया के केस में इट्स नॉट एन इमरजेंसी, इट्स इलेक्टिव प्रोसीजर। तो हम पेशेंट्स का अगर हीमोग्लोबिन कम भी है, 10 से कम है, तो पहले हम उसके पेशेंट्स की हीमोग्लोबिन को बिल्डअप करते हैं, या तो इंजेक्शंस के थ्रू या ब्लड के थ्रू या दवाइयों के थ्रू। राइट। एक बार वो उस लेवल तक रीच कर जाते हैं, रिपोर्ट्स रिपीट करवा के सब कुछ ठीक अगर आता है, फिर हम पेशेंट को ऑपरेट करते हैं। अच्छा, एक कंडीशन और होती है कि जैसे कुछ पेशेंट्स का ना WBC बढ़ा हुआ होता है, तो जब WBC बढ़ा होता है तो उस केस में फिर क्या प्रॉब्लम, क्या करते हैं हम फिर? देखिए, WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो बेसिकली अगर बढ़े हुए हैं तो वो एक इन्फेक्शन डिनोट करते हैं, बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पड़ा हुआ है जी। तो अगर इन्फेक्शन पड़ा हुआ है तो और ज्यादा रेस है, कुछ लैब की जो लिमिट्स होती हैं वो 10,000 तक होती है, कुछ की 11,000 तक होती है। अगर किसी की 12,000 तक है, 1,000 ज्यादा है, तो हम नॉर्मल एंटीबायोटिक से कम करके उसको रेंज में लाके ऑपरेट कर सकते हैं। बट किसी की 15,000, 16,000, 18,000, 11,000 से भी 5-6 हज़ार ज्यादा अगर WBC रेज कर रही है, उस केस में ऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक एक्यूट इन्फेक्शन डिनोट करता है। और इन्फेक्शन की प्रेजेंस में आपने अगर जाली लगाई या मैश लगाया हर्निया के केस में, तो वो इन्फेक्ट होगा ही होगा। तो पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान होता है इन्फेक्शन के केसेस में अगर हमने मैश लगा दी तो, क्योंकि वहां से पस निकलता रहता है। तो पहले इन्फेक्शन सेटल डाउन करना बहुत जरूरी है, एक्यूट कंडीशन निकल जाए, पेशेंट को पहले आराम मिले इन्फेक्शन में, काउंट्स हम रिपीट करवाते हैं, नॉर्मल रेंज में आएगा तभी फिर हम ऑपरेट करते हैं। ओके। अच्छा सर, जैसे जो अभी आपने एक बात ये बोली थी कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि सुबह ही अपने जाके मोशन करने बैठ गए, लेकिन कॉन्स्टिपेशन तो एक प्रॉब्लम है आज की डेट में, तो ऐसे पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को क्या करना चाहिए? पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को सबसे पहले तो अपना पानी बढ़ाना है पीने जी, क्योंकि आजकल विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो लोग पानी कम से कम पीते हैं। वो सिर्फ 2 गिलास पानी पीते हैं दोपहर के और रात के खाना खाने के बाद। राइट। अपने आप से पानी नहीं पीते हैं। तो अगर आप पानी नहीं पियेंगे, और विंटर सीजन एक ऐसा सीजन है कि मोशन ड्राई ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो पानी पीना बहुत जरूरी है। विंटर्स में कम से कम 2.5 लीटर्स पर डे आपको पानी पीना है। उसके अलावा जितने भी सैलड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनका सेवन ज्यादा चालू करें। राइट। ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपके मोशन ठीक नहीं आ रहा है, तो दवाइयाँ हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, लैक्सेटिव्स हैं ट्रिपल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे, उनको लेना शुरू करें। ओके। चाहे कैसे भी करें, पानी से करें, दवा से करें, मोशन सॉफ्ट आना चाहिए। ओके। अगर मोशन सॉफ्ट नहीं आएगा, यूज स्टूल सॉफ्टनर एज वेल। वी कैन यूज स्टूल सॉफ्टनर, पर स्टूल सॉफ्टनर बहुत बाद का काम है। ओके। मेडिसिन पे तब जाते हैं जब पेशेंट खुद ही अपनी चीजों की वजह से उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। राइट। अगर सैलड्स की वजह से, पानी की वजह से भी पेशेंट को मोशन सॉफ्ट नहीं आ पा रहा है, तो हम मेडिसिन पे स्विच करते हैं। राइट। अच्छा, अगर जो पेशेंट जिसकी सर्जरी हो चुकी है, या जो अभी हम पहले की बात करें, तो डाइट क्या होनी चाहिए किसी भी पेशेंट के लिए? देखिए, हर्निया के पोस्ट ऑप में अगर बात करूं तो एज सच कोई डाइट रिकमेंडेड नहीं है। पेशेंट्स को ये होता है कि थोड़ा सा स्पाइसी और गर्म खाना नहीं खाना है। ओके। और बाकी पेशेंट अपना, एक बार पेशेंट को मोशन पास हो जाता है तो रेगुलर डाइट जो पेशेंट अपना ऑपरेशन से पहले ले रहा था वो सब कुछ ले सकता है। ओके। अच्छा, और कोई लाइफ स्टाइल का कोई चेंज जिससे हम इसे प्रिवेंट कर सके? लाइफस्टाइल चेंजेस ये है कि अगर हर्निया नहीं हुआ है
तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की वजह से पेट पे जोर नहीं आना चाहिए, या कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या क्रॉनिक कफ है या बहुत ज़्यादा आप जिम कर रहे हैं तो आराम से जिम करें। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको 20-20 सेट मारने हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है, ये सब नहीं करना है। और अगर हर्निया हो चुका है, दोबारा रिकरेंस नहीं होना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि पेट पे जोर नहीं आना चाहिए, लैट्रिन साफ होनी चाहिए, खांसी नहीं होनी चाहिए और भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। ग्रेट। अच्छा सर, एक चीज के बारे में जानना चाहूंगा, आप बताएं सच है या गलत है कि लोग कहते हैं दबाने से हार्निया ठीक हो जाता है, तो इज इट पॉसिबल कि एक बार हार्निया हो गया उसके बाद मैं उसे लगातार दबाए हुए हूँ तो हार्निया ठीक हो जाएगा? नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। हर्निया दबाने से बिल्कुल ठीक नहीं होता। दबाने का एक पर्पस बस यही होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर आप दबा रहे हैं, जो हर्निया बन गया, जो एक झिल्ली में छेद हो गया हर्निया की, वो उतने साइज का रहेगा। अब दबाने के क्या होता है कि जब इंसान खांसता है तो जो उभार आता है हर्निया का, वो अंदर ही अंदर रहता है, बाहर निकल के नहीं आता। अगर आप दबाएंगे नहीं तो हर्निया बाहर निकल के आ जाएगा, वापस अंदर चला जाएगा। बस सिर्फ इतना फर्क है दबाने का। जो हर्निया ऑलरेडी बन चुका है वो दबाने से ठीक नहीं होता। जब दबाने से ठीक होगा तो दवाइयों से ठीक होगा। एक बार अगर हर्निया बन गया उतना ही रहेगा साइज में, या वो आगे बढ़ सकता है। अच्छा सर, ये बेल्ट पहनने का क्या फायदा होता है? देखिए, हर्निया बेल्ट जिसको हर्निया ट्रस बोला जाता है जी, उनका वही काम है जो एक हाथ का अपना काम कर सकता है जी, कि हम एक एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं ताकि पेशेंट को हर्निया का जो उभार है बाहर फील ना हो, हर्निया अंदर के अंदर रहे, बट उससे हर्निया ठीक नहीं होता। ज्यादा देर तक हर्निया बेल्ट पहनने से, ज्यादा टाइम तक हर्निया बेल्ट पहनने से हमारी हर्निया कॉम्प्लिकेट हो सकता है। आपको अब लगातार खांसी आ रही है या पेट पे जोर लगा रहे हैं, तो या तो हर्निया को बाहर निकल लेना है ताकि वो अंदर आ जा सके, उसको रिस्ट्रिक्शन ना हो, या फिर उसको ऑपरेट कराएं। क्रॉनिक कफ में, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में, यानी किसी भी कंडीशन में जहाँ पेट पे जोर ज्यादा आ रहा है, आपने बेल्ट लगा के रखी है और आप खांसते जा रहे हैं, तो हर्निया पे कांस्टेंट एक प्रेशर बना हुआ है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहा। अब जब प्रेशर बनेगा तो वो पेन करेगा, राइट, और पेशेंट को पेन स्टार्ट होगा तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस भी स्टार्ट हो सकते हैं। वो पेन किलर्स खाएगा या फिर उसको हर्निया की झिल्ली और बड़ी हो सकती है, पेशेंट वहाँ पे स्ट्रैंगुलेट हर्निया डेवलप कर सकता है कि हर्निया वहाँ के फंस गया, तो अननेसेसरी का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। हर्निया ट्रस इज नॉट एन ऑप्शन कि हर्निया को खत्म कर दिया, वो एक प्रिवेंटिव मेजर है कि जो हर्निया छोटा सा अगर हर्निया साइज का है तो आप ट्रस पहन सकते हैं, बट बड़ा हर्निया है तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्रस को पहने। नहीं, बट सर्जरी के बाद ट्रस पहनना चाहिए? नहीं, सर्जरी के बाद ट्रस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो इंसिजनल हर्नियाज होते हैं, जो वेंट्रल हर्नियाज यानी जो पेट के सामने की जगह पे हर्नियाज होते हैं, एक सपोर्ट देने के लिए सूचर लाइन को हम एक एब्डोमिनल बाइंडर पहनवाते हैं जो बेल्ट की तरह होता है। ट्रस की रिक्वायरमेंट हर्निया सर्जरी के बाद कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो दोस्तों आज हमने सर के साथ जाना कि हार्निया बेसिकली होता क्या है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पता पड़ी कि जितना भी लोग ये सोचते हैं कि हार्निया दबाने से या बेल्ट से सही हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, हमें इसके लिए सर्जरी के लिए मूव करना ही चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपने जो हार्निया की प्रॉब्लम है उसको अवॉइड भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो एक क्रोनिक रूप ले लेता है। और एक चीज़ मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप उनको अपनी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, लाइक आपकी हार्ट की क्या पोजीशन है, आपकी शुगर की क्या पोजीशन है, जिससे डॉक्टर आपको प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब कर पाए। इसके साथ ही मैं अपने शो से विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।